हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं, जो दोस्तों क्या चीज़ से है तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को ठीक है मॉडल सेट की तरह मैं कराऊंगा दोस्तों। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बताऊंगा पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन करा दिया जाता है कि इसका ये हो गया, मैं इसका क्लू भी बताऊंगा कि कैसे होता है, इसका आंसर कौन होगा, आखिरकार क्यों होगा वही आंसर, ठीक है। मैं ये सभी बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए, ये इसमें पूरा 42 क्वेश्चन है, आप लोगों को 35 ही करना था, ठीक है। और आप लोगों को मैं देखता हूँ कितना आप लोग इसमें से कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो मैं तो अभी बता दूंगा तो आप लोग जान जाइएगा, लेकिन इसका फुल डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑक्सीकरण संख्या ये जो है आप लोगों को 5 नंबर के भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या वाला। इसलिए आप लोगों को मैं कह देता हूँ कि आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जटिल यौगिकों का, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना या उपसा संयोजन संख्या निकालना देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या कह दिया है कि इसमें क्या कह दिया है कि यह दिया गया है, इसमें उपसा संयोजन संख्या कितना है, ठीक है, उपसा संयोजन संयोजक संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जो जितना लटका हुआ है वही हुआ। कितना लटका हुआ है? 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर ये CH4 रहेगा, ठीक है, इसका होल ट्वाइस अगर 4 दे दिया, वो भी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, तो इसका उपसा संयोजन संख्या 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना दे दिया है? 3 ना है लटका हुआ ब्रैकेट के बाहर, और वो भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है ना, ये देखिए यहाँ पर, और 3 है दिया हुआ, तो उसका हो जाएगा उपसा संयोजन संख्या 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या, आवर्त सारणी में वर्ग 16 के में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा है? तो याद रखिए, मैं वीडियो बना चुका हूँ पूरा एकदम पीरियोडिक टेबल वाला, इसका ट्रिक भी मैं डाल चुका हूँ। याद रखिएगा, वर्ग 16 का ओ से टी, ठीक है। मैं देखिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ओस से टीपो ये वर्ग 16 के। तो देखिए ऑक्सीजन के अलावा कौन है? तो सल्फर है, ठीक है, सेलियम है, टेलुरियम है, उसका पोलोनियम है। तो इसमें सल्फर है ऑप्शन में, तो सल्फर मार दीजिए, ठीक है, बात समझ गए। और ये नाइट्रोजन वर्ग 15 के, वर्ग 15 का ट्रिक होता है नाना पापा आशा सब बीमार, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सोडियम है दोस्तों, क्षारीय धातु है, ठीक है, वर्ग 1 का है। लीना को रब से फरियाद। परासरण दाब को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो परासरण दाब को जो है दोस्तों निम्न में से कौन सा समीकरण? तो P बराबर RT/C, P बराबर RT/C। मैं आप लोगों को 5 नंबरिया जो भी है, मैं जितना भी मैं डाल चुका हूँ पिछले साल, अगर आप लोग देखे होंगे 5 नंबरिया, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं गया होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव में से उठाता है, ठीक है, छोटा छोटा हो जाता है। अब देखिए रासायनिक अधिशोषण कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए रासायनिक अधिशोषण कह रहा है, तो दोस्तों रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा आप लोग को अनुत्क्रमणीय, ठीक है, और भौतिक अधिशोषण होगा उत्क्रमणीय। बात समझ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया जो एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन भौतिक प्रक्रिया बार बार होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे दही का जमना रासायनिक प्रक्रिया हो गया, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अब आगे कीटोन का क्रियाशील समूह कौन है? तो कीटोन का हो गया ऑप्शन नंबर ए। एल्डिहाइड का कहता तो ये हो जाता, कार्बोक्सिलिक का कहता तो ये हो जाता, और अल्कोहल का कहता तो ये हो जाता, ठीक है। मैं पूरा बता दिया हूँ, जो भी दिया हुआ है सो अलग से मैं बताऊँगा तो फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा। कौन सा प्रबलतम भस्म है? तो दोस्तों एकदम 6 का एकदम साधारण क्वेश्चन है, समझे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। कौन सा प्रबलतम भस्म है, ठीक है, तो CH3 और NH2, यानी कि याद रखिएगा कि CH3 NH2 प्राथमिक एमीन जो है प्रबलतम भस्म है, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान होता है, यानी कि हाफ टी का मान होता है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ क्या होता है, 0.693 बटा K, ठीक है।
बटा के। अर्धायु काल अगर आप लोग मारिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक, तो मेरा वीडियो चल जाएगा। मैं पूरा 5 नंबर वाला में बताया था, अंतिम में प्रूफ कर करके यही आया था। अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। आगे की ओर है, निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो दोस्तों जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलामाइन। जानते हैं जिंक ब्लेड का होता है ZnS, ठीक है। जिंकाइट का होता है ZnO, ठीक है। कैलामाइन का होता है ZnCO3, ठीक है। ये हो गया। लेकिन बॉक्साइट जो है आप लोग जानते हैं कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए मैं कहा था ना कि ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को पूछेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो जाएगा। आप लोग पूछेगा कैसे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसका जो होता है, समझ रहे, उस पर आवेश की संख्या 0 होता है। तो निकेल को अगर हम X मान ले, जिसका निकालना होता है निकेल का ना पूछ रहा है, प्लस 0 × 4। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के उदासीन हुआ तो 0 हो गया, 4 है तो 4 अब बराबर में 0, यानी कि x + 0 अब बराबर 0, यानी कि x बराबर 0, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी देखते हैं पूरा देखिए, ठीक है। अब कह रहा है रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस कह रहा है, ठीक है। हीरा है कि कांच है कि रबर है कि इनमें से सभी है? तो दोस्तों रवादार ठोस जो हो जाएगा हीरा हो जाएगा। अब बेरवेदार कहता तो कांच और रबर। बेरवेदार मतलब अक्रिस्टलीय, बेरवेदार मतलब अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय कांच और रबर होता है। और कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ओलियम, ओलियम का सूत्र कौन है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में मैं आप लोगों को ओलियम का चर्चा किया था, ठीक है। आप लोग अगर मारिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण इस तरह से मारिएगा, ठीक है, या गंधका मल का निर्माण, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ओलियम का सूत्र हो जाता है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, H2S2O7। और ओलियम में अगर आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया जाए तो एकदम याद रखिएगा कि एस का पूछे तो जिसको पूछे उसको एक्स मानना है, समझ रहे हैं ना। चलिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 3 है। कैसे है? तो देखिए एनिलीन का नक्शा मैं बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया आप लोगों को एनिलीन। बेंजीन में जुट जाता है तो कितने डबल बॉन्ड मिल गए आप लोगों को? 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और ये 3। तो जितने डबल बॉन्ड पाए जाए उतना पाई बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड, समझ गए। आगे की ओर है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो दोस्तों गैल्वेनिक सेल में जो है एनोड कौन होता है? तो गैल्वेनिक सेल का एनोड जो है दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, सॉरी माफ कीजिएगा, गैल्वेनिक सेल में जो है आप लोगों को हो जाएगा, चलिए ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जबकि कैथोड जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड, समझ गए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ध्यान में ला रहे थे। अब आगे कह रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो कौन सा हाइड्रोजन जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो दोस्तों फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिकतम होता है। और सबसे ऋणात्मक तत्व कहेगा तो फ्लोरीने मारना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि एल्कोहल का पूछे तो OH, कार्बोक्सिलिक का पूछे तो COOH, कीटोन का पूछे तो ये वाला, और एल्डिहाइड का पूछे तो ये वाला, ठीक है, CHO। चो मतलब एल्डिहाइड, को मतलब कीटोन, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक, OH मतलब अल्कोहल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर में। निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है अम्ल से अभिक्रिया करके?
तो दोस्तों 16 का जो हो जाएगा आप लोग को कॉपर, क्या हो जाएगा कॉपर। कॉपर एक ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। 17 नंबर में कह रहा है COOH बॉन्ड COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है, तो एमीन पाया जाता है, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है एल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग लेता है, तो एल्डोल संघनन में एल्डिहाइड लेता है, देखिए CHO है ना इसमें, तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में। तो यहाँ पर CH3 मिथाइल, ठीक है, सॉरी मिथाइल कहते एसिटल एल्डिहाइड कहिए या इथेनॉल कहिए, एसिटल एल्डिहाइड या इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा बेंजल एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बेंजल एल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम डाई, ठीक है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल मिथेनोएट, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मैं जो भी बताऊंगा एकदम क्लियर करके बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर। कोई भी पदार्थ अगर किसी से अभिक्रिया करेगा या क्रिया करेगा तो वह उसका दर जो है यानी कि वेग किकरा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को सक्रिय द्रव्यमान पर, ठीक है, किसको पर, तो सक्रिय द्रव्यमान पर। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं ऐसा ही सेशन बार बार लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। यदि आप लोग को अच्छा नहीं लगता हो तो आप लोग लिख सकते हैं कि मैं अगला सेशन ये लेकर के नहीं आऊँगा, ठीक है। आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा उसी के अनुसार मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब आगे है उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप है कि समस्थानिक है कि संभारिक है। तो दोस्तों फास्फोरस का दो अपरूप होता है, एक उजला और एक पीला होता है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या हो गया, ऑप्शन ए अपरूप। बात समझ रहे हैं। देखिए उजला फास्फोरस का जो है दोस्तों ज्वलनता बहुत कम होता है, इसलिए वह जो है मतलब कम धूप में ही जल जाता है। और जबकि पीला फास्फोरस या लाल फास्फोरस का जो है ज्वलनता अधिक होता है, इसलिए वह जो है मतलब अधिक धूप होने पर भी वह नहीं जलता है। उसमें जब तक केवल आग का मतलब लगाया नहीं जा सकेगा तब तक वो नहीं लगेगा। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया निकल जाते हैं, केवल विलायक के अणु निकलते हैं। क्या चीज़ का, केवल विलायक का अणु। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली का परिभाषा, तो इसी को हम लोग, मैं जो हूँ बहुत बढ़िया से डिटेल्स में बता चुका हूँ, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। फास्फोरस, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस ये भी मारिएगा तो हो जाएगा, आप लोग को आ जाएगा। सक्रिय ऊर्जा मारिएगा, परिभाषा उसका खोजिएगा तो वह भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बेरबेदार ठोस पदार्थ है तो बेरबेदार पूछ दिया है, तो बेरबेदार हो गया आप लोगों को ग्रेफाइट और कांच, ठीक है, ग्रेफाइट और कांच, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेरबेदार पूछ दिया है ना। तो 22 का जो है जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 का केवल कांच होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रेफाइट और हीरा तो रबेदार है, थोड़ा देर पहले मैं बताया था। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के दो अपरूप है, तो ये जो हो गया आप लोग हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के, तो ये रबेदार हो गया। जबकि बेरबेदार हो जाएगा कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, अक्रिस्टलीय ठोस बेरबेदार होते हैं। अब आगे है 23 नंबर में है फिनॉल को पहचाने। तो फिनॉल को बेंजीन में OH ग्रुप लगना है फिनॉल, और ये बेंजीन हो गया। जबकि ये जो है यह जो है साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, और ये जो है साइक्लोहेक्स 1,2, ठीक है, डाईओल हो जाएगा, 1,2 डाईओल हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ठीक है, बात समझ गए। और फिनॉल का होता है C6H5OH, समझ रहे हैं। अणुसूत्र मतलब मैं बताया हूँ। 24 में करा किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। तो जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है दोस्तों क्या कर देता है, सक्रियण ऊर्जा के वेग को बढ़ाता है और घटाता है। क्यों, क्योंकि उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है। कैसे, तो एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा देता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक घटा देता है, यानी कि अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता भी है और
घटाता भी है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर में अभिक्रिया N2+3H2 ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शा रहा है। इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है, ठीक है। NH2 अमोनिया प्लस Q कैलोरीज में ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो है मैं अमोनिया के निर्माण में हैबर पत्ती द्वारा अमोनिया के निर्माण में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें इसका डिटेल्स बताया हूँ मैं, उसी में से ऑब्जेक्टिव निकाल करके दे दिया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 25 का जो होगा आंसर आप लोगों को अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये वाला भी मैं अयस्क और खनिज वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से मैं बता चुका हूँ। तो 26 का आंसर जो है, अगर दोस्तों आप लोगों को यदि ये सभी का सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। अंत में मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा यूट्यूब पर, एकदम परफेक्ट मैं कराता हूँ और मैं 2 महीना एकदम कराऊंगा आप लोगों को एकदम। इसमें मैं कहता हूँ ना कि केमिस्ट्री में एकदम आप लोगों को 85+ नंबर मैं लाने का एकदम चांस देता हूँ। 85% से भी अधिक नंबर मैं लगा सकता हूँ यदि आप लोग मुझसे जुड़ जाए तब। अगर नहीं जुड़िएगा तो समझ जाइए आप लोग क्या कीजिएगा सो। चलिए तो कौन सा कथन सत्य है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो हाँ होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चलिए ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को 26 के ए हो जाएगा। देखिए इसका कुल्लू क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि आपके पिता है और 2 बेटा है, आप 2 भाई है, तो सभी बेटा जो है एक ही बाप का होगा, लेकिन एगो बाप जो है केवल एक ही पिता का, एक ही बेटा का पिता नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं ना। तो खनिजे में से अयस्क और अशुद्धि निकलता है, समझ रहे हैं ना। तो खनिज जो है अयस्क भी होगा अशुद्धि भी होगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। खनिज जो अयस्क भी होगा और अशुद्धि भी होगा, केवल अयस्क नहीं होगा। लेकिन अयस्क जो है खनिज में हो जा सकता है, यानी कि खनिज हो सकता है। बात समझ गया। चलिए 26 के 27 में चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है आप लोगों को कि बेंजीन का अणुसूत्र है तो C6H6, मैं थोड़ा देर पहले बताया था। आदर्श विलयन का निम्न से कौन सा गुण है। तो ये राउट के नियम का पालन करता है, ठीक है। यह राउट का नियम का पालन करता है। अनादर्श कहता है तो राउट के नियम का पालन नहीं करता है। बात समझ गए। अब आगे की ओर मैं चलता हूँ, उसका भी वीडियो मैं डिटेल्स में अंतर सब डाल चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग सर्च मार के। नहीं तो क्रैश कोर्स के लिए एकदम तैयार रहिए ना, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या 12। आगे की ओर देखिए, कीटोन को जब अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी कीटोन को अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और जल अपघटन करा देगा, तो ये बात आप लोग एकदम हमेशा खोपड़िया में बैठाइए लीजिए कि सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करेगा, ठीक है। कीटोन ग्रुप रहे तो ठीक है। कीटोन ग्रुप की मैं थोड़ा देर पहले ऐसे करके बताया था ना, वही है। तो ये CO हो गया और यही बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बॉन्ड है ना, इसको एक इधर से निकाल सकते हैं और एक इधर से, यानी कि CO में से निकाल सकते हैं। या इस तरह से भी आप लोगों को दे देगा, इस तरह से R और एक R', ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। बात समझ गए। आगे की ओर है, एसिडेमाइड ग्रुप को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों मैं आंसर बोल दिया हूँ डायरेक्ट। देखिए हमको तो याद है, हमको डायरेक्ट एमाइडो ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमाइडो ग्रुप, ठीक है। और एमिनो ग्रुप मतलब हो जाएगा बॉन्ड NH2, ठीक है। एमिनो ग्रुप हो जाएगा बॉन्ड NH2। और कार्बाइल एमीन, ठीक है, कार्बाइल एमीन कह रहा है इसमें, लेकिन एमाइडो ग्रुप याद रखिएगा। क्या रखिएगा, एमाइडो ग्रुप, ठीक है। 32 का ऑप्शन ए हो गया। अब 33 में कहा, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों सॉल के कौन द्वारा मतलब दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग 33 का क्या हो जाएगा, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, जबकि सोना के क्लोराइड घोल में, सस्पेंशन में, इमल्सन में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव नहीं, ठीक है, पाया जाता है, जबकि चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद हो गया होगा आप लोगों को 33 का एकदम। चलिए अब 34 नंबर में बढ़ जाता है। निम्न से कौन
सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल? तो सिरका में एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का यही ना सूत्र है, थोड़ा देर पहले मैं बताया था। चलिए आगे क्यों, इसी को हम लोग इथेनोइक अम्ल भी कहेंगे। एसिटिक अम्ल का रासायनिक IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल। 35 नंबर कार्बनिक, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, यानी कि परीक्षण? तो सिल्वर मिरर परीक्षण कौन देता है? तो दोस्तों जानते हैं 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग कहेंगे फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, जो है सिल्वर मिरर परीक्षण या रजत दर्पण परीक्षण देता है, वही हुआ रजत दर्पण परीक्षण। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा है। अब 36 में है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या कहते हैं? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ाते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। ठीक है, और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न से कौन मेथॉक्सी मेथेन है? तो मेथॉक्सी यानी कि ईथर ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? ईथर। और CO है कीटोन, ये भी है CO कीटोन। और मेथॉक्सी यानी कि मेथेन, तो इधर भी मीथेन होना चाहिए, इधर भी मीथेन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेथॉक्सी मीथेन, क्योंकि इधर 2 कार्बन है तो इसमें हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ये मेथॉक्सी इथेन हो गया। इसका नाम आप लोग पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ, इसका नाम एसीटोन है। इसका नाम हो गया मिथाइल इथाइल कीटोन। ठीक है, बात समझ गए? या मिथाइल प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 38 नंबर में निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो परासरण। ठीक है, परासरण, वाष्पदाब। ठीक है, वाष्पदाब, हिमांक का अवनमन, समझ रहे हैं? परासरण, वाष्पदाब, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक, ये 4 जो है आप लोग मारिएगा ना कि विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म किससे कहते हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा वीडियो का, मेरा ही वीडियो आएगा। आगे है एल्केनल। एल्केनल, अल मतलब होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? तो एल्केनल का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को 39 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो देखिए CnH2nO, देखिए यहाँ पर R बॉन्ड CHO। ठीक है, तो R को होता है CnH2n +1 और यहाँ पर O लगा दीजिए। ठीक है, OCHO। ठीक है, CHO लगा दीजिए। तो अगर उधर हम CHO लगाते +1 का +1 और CHO, तो यहाँ पर देखिए कार्बन इसमें यहाँ पर यदि हम 1 रखें तो 1 का 1 कितना हो गया? तो 2, तो यहाँ 2 हो गया। H यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, समझ रहे हैं? 5 और 1 6, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो C हो जाएगा अगर 3, तो H हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं? इसी के लेकर के आप लोग को ऑप्शन नंबर। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो अब आगे की ओर है, ये तो आप लोग जान गए कि एल्केनल मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, अल ग्रुप एल्डिहाइड। अब ये देखिए निम्न से आकृति चतुष्फलक किसका है? तो दोस्तों 40 का जो हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेल। ठीक है, निकेल टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा, निकेल टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा आप लोगों को चतुष्फलक। अब आगे की ओर है क्या? देखिए दोस्तों अब आप लोगों को 2 क्वेश्चन बच गया है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार बार एक ही बात कहूँगा कि यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोगों को परफेक्ट क्वेश्चन इससे जो है 2 3 4 हर एक सेट में से बन जाएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ ऐसा ही। तो दोस्तों मैं अगला सेट भी मैं कल लेकर के आऊँगा, अभी लगातार मैं डालूँगा। ठीक है, थोड़ा सा कभी हिंदी डाल देता हूँ। ठीक है, तो हिंदी भी कभी कभार देख लीजिएगा। जरूरी तो आप लोगों को सभी विषय करना है, लेकिन ये जो है केमिस्ट्री फिजिक्स जो पढ़ते हैं वही साइंस पढ़ते हैं। मैथ तो भैया कॉमर्स में भी है, बायोलॉजी तो भैया बॉटनी में भी है। तो सब कहता है मेरा मेन बायोलॉजी है, तो कोई कहता है कि मेरा मेन मैथ है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरा मेन फिजिक्स और केमिस्ट्री है, क्योंकि वही साइंस है। समझ रहे हैं ना? फिजिक्स है, केमिस्ट्री साइंस है। और मैथ जो आता है आर्ट्स में भी आता है, कॉमर्स में भी आता है। समझ रहे हैं? कॉमर्स में अब से आर्ट्स में भी लागू कर दिया गया है। और ये जो हो गया आप लोग को बायोलॉजी जो है वो बॉटनी में भी आता है, तो फिर भी कहता है मेरा मेन बायोलॉजी है। तो दोस्तों सभी लोग क्या करते हैं कि मैथ में और
बायोलॉजी में पास हो जाते हैं, मैथ वाला मैथ में, और फिजिक्स या केमिस्ट्री में धब्बा लगा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कीजिए कि जो विषय में धब्बा लगे वही विषय को पछाड़ देना है, क्योंकि अभी विज्ञान पर ही टिका हुआ है पूरा साइंस, समझ रहे हैं ना, पूरा विज्ञान पर ही पूरा दुनिया टिका हुआ है, साइंस नहीं, साइंस के मतलब है विज्ञान होता है। चलिए आगे की ओर, वात भट्टी में निम्न से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो किस ऑक्साइड का अपचयन होता है वात भट्टी मतलब चिमनी में? तो दोस्तों 41 का हो जाएगा ए, आयरन ऑक्साइड का। क्या चीज़ का? आयरन ऑक्साइड का। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं 42 नंबर में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकत्व कौन सा प्रदर्शित करता है, मतलब लोहा के साथ चुंबक के रूप में? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड। बात समझ गए? तो दोस्तों आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इतना आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोग तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी जाइएगा। और आप लोगों को मैं वो ऑक्सीकरण संख्या निकालना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? बात समझ रहे हैं? आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, ठीक है? उससे आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाली है इस बार। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, आशा है।